I welcome you all to this new chapter, Heat Transfer. I have divided this chapter into 4 tabs. In each one of these tabs, we have discussed this chapter in detail. Right. So let's start. So heat transfer हम सब जानते हैं. Heat transfer happens from hot body to a cold body. Right. बेसिक डेफिनेशंस की बात करें अगर, तो हीट ट्रांसफ़र देखते हैं कितने प्रकार से होते हैं. तो 3 टाइप्स और 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. कंडक्शन विच टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. कैसे होता है कंडक्शन? सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेट कर करके अपनी एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफ़र करने लगते हैं. तो जो ज़्यादा हीट होता है जिनके अंदर, या जो ज़्यादा हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं पर अपना लैटिस स्ट्रक्चर नहीं छोड़ते हैं. ठीक है, तभी एक आयरन रॉड ही रहेगा, भले हम उसको गर्म कर लें. कन्वेक्शन के केस में लिक्विड्स या फ्लूइड्स में ट्रांसफ़र होता है हीट. कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड्स के अंदर. ठीक है. अब फ्लूइड्स में क्या होता है? तो फ्लूइड्स में जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज करो हम एक कंटेनर में हीट करने लगते हैं फ्लूइड को, तो जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हॉट मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ देयर फॉल इन डेंसिटी दे मूव अप द फ्लूइड, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाउनवर्ड आने लगते हैं. तो यहां पर भी हीट ट्रांसफर होने लगता है. ठीक है. फिर बात आती है रेडिएशन की. रेडिएशन को किसी मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. रेडिएशन से अगर हीट ट्रांसफर होना है तो किसी भी मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. जैसे यहां पर सॉलिड चाहिए था, ओके, यहां पर लिक्विड चाहिए था, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कुछ नहीं होता है, कोई मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्पेस में जिस भी ऑब्जेक्ट के पास टेम्परेचर है वो हीट एनर्जी रेडिएट करता है और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है. अगर उसका रेडिएशन एमिशन से ज्यादा होगा, अगर उसका रेडिएशन एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होगा तो वो कूल डाउन होने लगता है, और अगर उसका रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के एमिशन से ज्यादा होगा तो वो हीट अप होने लगता है. ठीक है. तो ये बेसिक प्रोसेसेस होते हैं. तो रेडिएशन के समय हम इन 3 चीजों को डिस्कस करते हैं. एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर होता है, इसको हम U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U, और ये होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, या इसको हम E से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल E. दिस इज गिवन एज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल. अब ये पर यूनिट सॉलिड एंगल, मैंने इसको, चाहिए तो आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, पर ये मैंने सॉलिड एंगल लिखा हुआ है. ठीक है. दिस इज टाइम and this is area. Right. This is energy. तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल. दिस इज व्हाट इज एमिसिव पावर. ठीक है. अब बात करते हैं एमिसिविटी की. तो एमिसिविटी को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं
और ये होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं पहले तो हम। The energy radiated per unit time, we are discussing emissivity, right? Small u is energy radiated per unit time. So this is given as E sigma A t to the power 4. इस तरीके से ये दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हर एक टर्म की अपना एक्सप्लेनेशन है। दिस इज एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया। दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो E होता है, दिस इज व्हाट इज द एमिसिविटी, ठीक है। तो और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम रेडिएशन की बात करेंगे। सो दिस इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। राइट, नाउ कम्स एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? Absorptive power is given as A, small a, and this is energy absorbed upon energy incident. ठीक है, दिस इज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो रेडिएशन हमने इस पूरे टैब में क्या देखा कि कितने टाइप से हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड हमने क्या देखा कि सेकंड में हमने ये देखा कि रेडिएशन क्या होता है और उसमें हमने क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक लॉ भी हमने उसमें देखा, लॉ का एक्सप्रेशन जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है। अब बात करते हैं हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। और कंडक्शन में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड इन कंडक्शन। ये हमने यहां पर एक कंडक्टर लिया है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका लेंथ जो दिया हुआ है हमको वो L है, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो इंसुलेटेड है। तो सिंस कर्व सरफेस एरिया इज इंसुलेटेड, सो हीट विल नॉट पास थ्रू इट्स कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये दिस कर्व सरफेस एरिया इज इंसुलेटेड and this end is maintained at, and the left end is maintained at temperature T1 and the right end is maintained at temperature T2, and we assume that T1 is greater than T2,
ये हमको मालूम है, ठीक है। what we intend to find is what is the thermal current or what is the rate of heat transfer across this conductor. तो A क्या था? A is cross section area, L is length, T1 and T2 are temperature in Kelvin, right? तो ये कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज हीट पर यूनिट टाइम, heat transferred per unit time is proportional to the difference in temperature T1 minus T2, and it is proportional to area A, and it is inversely proportional to the length L of the conductor, right? Now this proportionality constant is called as thermal conductivity, कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज मेजर्ड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी, ये के का एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो दिस के इज थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट ट्रांसफर। अब अगर मैं कहूं कि मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं यहां पर, राइट, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप इज dx, यहां पर टेम्परेचर मान लेते हैं T है और यहां पर टेम्परेचर मान लेते हैं T प्लस dt है। वी आर अवेयर दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। तो जो dq बाई dt होगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी। अगर एक फिक्स्ड दे रखा है कि ये एलिमेंट है या ये कंडक्टर है, तो उसमें वो कांस्टेंट होता है, कई बार ये वेरिएबल भी होता है, डिपेंड करता है। तो माइनस के टाइम्स ए द क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो यहां पर हम इस डी क्यू बाई डी टी को कहते हैं थर्मल करंट, ठीक है। dt बाई dx इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हम पढ़ चुके हैं। के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA, तो ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसकी एनालॉजी अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पढ़ा हुआ है, कि करंट I इज गिवन एज V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस R क्या होता था? रो L बाई A या L अपॉन सिग्मा A, वेयर व्हाट इज रो? रो इज resistivity, L is length of the conductor, and of course A is cross section area, right.
सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इस एनालॉजी से यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी सिमिलर रिजल्ट दे रहा है। L अपॉन सिग्मा ए था, यहां पर L अपॉन के ए है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो ये हैं याद करने के। ठीक है, और ये एनालॉजी तो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो थर्मल करंट का हमने एक्सप्रेशन, ये दो कंडक्टर्स हैं, इसकी कंडक्टिविटी K1 है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस दोनों के सेम रख रहा हूं मैं। ये K2 है, ये L है और ये A है। ठीक है, इस एंड को टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किया, इस एंड को टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया मैंने। ठीक, और ये है टेम्परेचर T, ये हमें निकालना है जो जंक्शन टेम्परेचर है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे डिस्कशन का? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम इन दोनों रॉड्स को एक सिंगल रॉड से रिप्लेस करें जिसका कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। राइट, तो मैं इसको यहां पर अज्यूम करता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस R1, और ये थर्मल रेजिस्टेंस R2 हो गया। ठीक है, ऐसे शो नहीं करते हैं हम सर्किट में, बट कोई सर्किट नहीं बना रहे हैं हम, बट यहां पर मैं इसको इस तरीके से अजम्पशन ले सकता हूं। तो R1 क्या हो गया मेरा? L अपॉन K1A। हमको R2 की वैल्यू क्या मिली? L अपॉन K2A। अब ये दोनों सीरीज में हैं यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो कर्व सरफेस है वो इंसुलेटेड है, तो हीट विल ट्रांसफर अलोंग दिस लेंथ ओनली, राइट, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो T1 माइनस T is equal to the thermal current I into R1 and T minus T2 is equal to I into R2. So when we add these two, what we get is T1 minus T2 is equal to I times R1 plus R2. So we are maintaining these two points at the same temperature of this rod, जो equivalent है हमारे पास, और इसका equivalent resistance हो गया R। तो ये सिंपल सेम करंट फ्लो करना चाहिए, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I इंटू R, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, right? Now R equivalent can be written as what? L upon K equivalent into A. R1 can be written as L upon K1A plus R2 can be written as L upon K2A. तो 1 upon K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. So this is what we should remember, right? अब बात करते हैं जंक्शन टेम्परेचर की। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम जंक्शन टेम्परेचर डिराइव करने की कोशिश करते हैं। We have T1 minus T upon R1 is I, and this is also equal to T minus T2 upon R2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा T1 R2 minus T R2 is equal to T R1 minus T2 R1। तो यहां से मुझको T की वैल्यू मिलेगी T1 R2 प्लस T2 R1 अपॉन T1 प्लस
T2, sorry, upon R1 plus R2, right? So this is how we find the junction temperature. This was about series combination of thermal resistances. Now let's discuss parallel. ये दो रॉड्स हैं और दोनों के इस एंड को टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किया है मैंने। कर्व सरफेस इंसुलेटेड है और इस एंड को हमने टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया हुआ है, राइट। तो जो भी थर्मल करंट यहाँ से आएगा वो इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर जाएगा। इसका लेंथ L1 है, या ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस हमको सेम रखना है A, और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 है। इसका लेंथ L, एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K2, राइट। This is R1 and this is R2. We have R1 as L upon K1 into A, we have R1 is equal to L upon K1A and R2 as L upon K2A. यह है हमारे पास। अब नेट करंट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. So if I replace these two rods by a single rod of same dimension and maintained across the same temperature, right? So I will be equal to what? T1 minus T2 upon R, and this will be equal to what? T1 minus T2 upon R1 plus T1 minus T2 upon R2, right? So from here I get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, यह है हमको। अब R को हम क्या लिख सकते हैं? K equivalent into area A upon L. We can write R1 as K1A upon L and we can write R2 as K2A upon L. So we have K1 plus K2 is equal to K equivalent, right? तो ये हमको यहाँ से equivalent K मिला और equivalent R मिला, right? So this is about parallel combination. इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं। So this is a rod AB of length L and cross section area A. Thermal conductivity is K, and this is an identical rod CD of same conductivity, same length and same area. End A is maintained at temperature 100 degrees Celsius and end B is maintained at temperature 50 degrees Celsius, and D is maintained at temperature 0 degrees Celsius. We have to find the junction temperature Tc and the current I across along the length of the rod. ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो this is I1 and this is I2. This rod has been divided into two, right? तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब हम लेंथ को आधा करते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो गया R/2, ये रेजिस्टेंस हो गया R/2 और ये रेजिस्टेंस होगा R. अब यहां पर TA माइनस TC अपॉन R/2 प्लस TB माइनस TC अपॉन R/2 इज इक्वल टू TC माइनस TD अपॉन R. ये कहां से मिला? सिंपल है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I. I1 plus I2 is equal to I.
तो ये आया 2 टाइम्स टी ए माइनस टी सी प्लस 2 टाइम्स टी बी माइनस टी सी इज इक्वल टू टी सी माइनस टी डी. तो दिस इज 2 टी ए प्लस 2 टी बी plus TD is equal to 5TC. 2TA is 200 degree Celsius plus 2TB is 100 degree Celsius plus D is 0 is equal to 5TC, or TC is 300 upon 5, that is 60 degree Celsius. तो ये तो हमको मिल गया. अब थर्मल करंट I निकालना है मुझे, तो क्या करना होगा? I के लिए मुझे लिखना होगा TC अपॉन R. TC इज हाउ मच? क्योंकि TC माइनस TD है ये, और TD की वैल्यू 0 है. सो दिस इज 60 अपॉन R. दिस इज द थर्मल करंट along the length CD, joules per second. ठीक है. So this is how we approach the problems. Now let's move ahead to radiations. रेडिएशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के बारे में. प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट, इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर्स. ये मैंने शुरू में भी बोला था आपको, ठीक है. द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस, इट्स एरिया एंड इट्स टेम्परेचर. तो रेडिएशन इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है. द रेट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर्स एंड स्लोअर एट लोअर टेम्परेचर्स, ऑफ कोर्स. Besides, the body also absorbs part of the thermal radiation emitted by the surrounding bodies when this radiation falls on it. So, if a body radiates more than what it absorbs, its temperature falls. If a body radiates less than what it absorbs, its temperature rises. ठीक है. तो Prevost theory of exchange का मतलब है यहां पर कि कंटिन्यूअस कोई भी बॉडी है अगर हमारे पास, तो इसमें कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली हीट रेडिएशन एमिट कर रहा है. ठीक है. अगर एब्जॉर्प्शन एमिशन से ज़्यादा हुआ तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर एमिशन एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा हुआ तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. राइट. तो कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करता रहता है, और वो कुछ पार्ट रेडिएशन का जो उस समय जिस मीडियम में ये रखा हुआ है और सराउंडिंग्स में जो रेडिएशंस हैं उसके कुछ पार्ट को ये ज़रूर एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एरिया. ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड. हमने किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं. तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक पढ़ा था एमिसिव पावर क्या होता है और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है. ठीक है. तो किरचॉफ्स लॉ का एक्सप्रेशन है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर is equal to the emissive power of a black body at the same temperature. So, temperature of the body and the temperature of black body are equal. ठीक है. So, this is what is Kirchhoff's law is.
E stands for emissive power, E stands for emissive power, A stands for absorptive power. Right? So this is what is Kirchhoff's law is. Now let's discuss Stefan's law. Now let's discuss Stefan's law. इसका स्टेटमेंट है द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन emitted per unit time by a body of surface area A is given by, so Stefan's law is given as the energy of thermal radiation emitted per unit time by a black body of surface area A is given by U is equal to sigma A T to the power 4, where sigma is a universal constant called as Stefan-Boltzmann constant, right? This is Stefan-Boltzmann constant. T is temperature in Kelvin, A is area. ठीक है. Now this is for a black body and this is the law, right? पर अगर कोई और body है, a body which is not a black body emits less radiation and for any other body this is given as U is equal to E sigma A T to the power 4. ये होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है. अब ये E क्या है यहाँ पर, ये पहले भी हमने देखा था. दिस इज एमिसिविटी. दिस इज एमिसिविटी ऑफ द सरफेस. And its value lies in between 0 to 1. तो E is equal to 0 for a perfectly reflecting surface. Completely reflecting surface के लिए emissivity 0 होती है. और E is equal to 1 होता है for a black body, perfect black body, right? Here the Stefan constant is equal to 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square. या इसको ऐसे लिख लेते हैं, पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4. ये सिग्मा होता है. सिग्मा को अगर नहीं दिया हुआ है, वैसे तो दिया होता है, नहीं दिया हुआ है, याद रखना है तो 5, 6, 7 और 8 ऊपर रहता है माइनस साइन के साथ, तो इसको ऐसे ध्यान रख लो. सो दिस इज स्टीफन्स लॉ. अब एमिसिव पावर जो है वो एनर्जी रेडिएटेड के प्रोपोर्शनल होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल. किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा, आई विल रिप्लेस दिस. Now, by Kirchhoff's law, we know that E body upon emissive power of a body upon absorptive power of the body
is equal to E black body. We are aware of it, right? Now यहाँ पर emissive power is proportional to what? The energy radiated per unit time, per unit area, per unit solid angle. So if I use this, it's sigma A, E sigma A, I am using this for that body, E sigma A T to the power 4 upon A is equal to sigma A T to the power 4, right? So if I further cancel it, what I get is E is equal to A. So emissivity or emissive power is equal, emissivity is equal to absorptive power. They have the same value. Right? So this is all about Stephen's law. Though we have not discussed black body but individually, but what is black body? Any body which completely absorbs any radiation falling on it is called a black body. So a body that absorbs all the radiation falling on it is called a black body, and such a body will emit radiation at the fastest rate also. The radiation emitted by the black body is called a black body radiation, and black body is also an ideal radiator. So a perfect black body absorbing 100% of the radiation falling on it, right, and it is also an ideal radiator. तो यहाँ पर it absorbs all the radiations falling on it, right? So this is it. Now let's discuss Wien's displacement law. So let's discuss Wien's displacement law. See, बेसिस क्या है इस लॉ का, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. रेडिएशंस जो हैं वो लाइट वेव्स की तरह होते हैं, ठीक है. रेडिएशंस और लाइट वेव्स में सिमिलैरिटी है, और जैसे लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट होते हैं छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से, उनका डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है. जैसे वो रूल्स, जैसे वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं, उसी तरीके से थर्मल रेडिएशंस भी ये सब फॉलो करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूल्स, ठीक है. जब भी रेडिएशन होगा तो इसके पास काफ़ी सारे वेवलेंथ्स का मिक्सचर होता है, ठीक है. पर जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है. तो पर जो कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, वो एक स्मॉल रेंज के वेवलेंथ से आता है, ठीक है. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम स्मॉल रेंज लैम्डास. एग्जाम्पल के लिए मान लो रूम टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है 9550 मिलीमीटर ऑफ, सॉरी, नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ का, ठीक है. वेवलेंथ होती है, अब जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ से आता है, जो कि लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, राइट.
अब ये जो लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन है, लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन है, ये होता है 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। ऐसे ही जब हम और टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, से अराउंड 1100 केल्विन, तो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है रेड रीजन से। ठीक है, तो इसमें होता है रेड रीजन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लो 3000 केल्विन कर देते हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें वाइट लाइट दिखाई देने लगती है हमको। जो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ये होगा वो हमको वाइट दिखाई देता है। राइट। तो अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, तो कैसा दिखाई देगा हमको ये? So this is intensity I and this is wavelength lambda. तो यहां पर ये लैम्डा m1 लिख लेता हूं मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। ये टेम्परेचर T1 है और इसकी इंटेंसिटी है I1। राइट, इसकी इंटेंसिटी होगी I1। दूसरे वेवलेंथ के लिए या दूसरे टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर T2 है, ये लैम्डा m2 हो गया और इसकी इंटेंसिटी हो गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई I2। ठीक है, थर्ड के लिए लैम्डा बढ़ा, लैम्डा डिक्रीज हुआ और इंटेंसिटी फिर बढ़ गई। तो जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो हर एक उसके लिए चेंज होती चली जा रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। राइट, तो ये कहता है कि we see that as the temperature is increased, right, the wavelength corresponding to the highest intensity is decreasing। है कि नहीं? तो this wavelength lambda is inversely, the maximum intensity wavelength lambda is inversely proportional to the temperature of the material or the temperature of the emitter, right। और ये जो कांस्टेंट आएगा यहां पर, इसको हम वाइन कांस्टेंट बोलते हैं। और इस लॉ को बोलते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। For a black body, the value of B is
0.288 centimeter Kelvin. This is for a black body. ठीक है. So this is the graph of Wien's displacement law. Now let's discuss Newton's law of cooling. सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है और ये सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर में T0 में रखा हुआ है. तो रेडिएशन के कारण ये हम सबको पता है कि ये जो एमिट करेगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, इट विल बी गिवन एज E सिग्मा A T टू द पावर 4, और ये कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब भी करता रहेगा. ये सब हम पढ़ चुके हैं. ये होगा E सिग्मा A T0 पावर 4. ठीक है. तो जो रेडिएशन के कारण लॉस है, दिस इज लॉस बिकॉज ऑफ रेडिएशन. This loss is given as E sigma A T power 4 minus T0 power 4, right? Now, if the temperature difference is small, then T is equal to T0 plus delta, right? तो डेल्टा U1 आ जाएगा यहां पर E सिग्मा A T0 प्लस डेल्टा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. ठीक है. और यह आएगा E सिग्मा A T0 पावर 4 कॉमन ले लो यहां से. दिस विल बी 1 प्लस डेल्टा T बाई T0 पावर 4 माइनस 1. अब सिंस डेल्टा T बाई T0 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, therefore delta U1 can now be written as E sigma A T0 power 4 1 plus 4 delta T by T0. We can ignore higher powers of it. Right? माइनस ये लास्ट वाला 1 आएगा यहाँ पे. तो ये 1 1 कैंसल हुआ. इग्नोरिंग हायर पावर्स वी गेट डेल्टा U1 एज E सिग्मा A T0 क्यूब 4 टाइम्स T माइनस T0. अब देखो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो गया यहाँ पर. ये जो टर्म है ये कांस्टेंट हो गया और हम इसको लिख लेते हैं से सम कांस्टेंट B1. तो B1 इंटू T माइनस T0. सो दिस इज द लॉस ऑफ हीट पर यूनिट टाइम बिकॉज ऑफ रेडिएशन. जब ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो कन्वेक्शन के कारण भी कुछ लॉस होता है, जिसको हम जो खुद भी प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर के. तो दिस डेल्टा U2 इज लॉस बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन. ठीक है.
और डेल्टा U1 इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो नेट लॉस क्या हुआ? नेट लॉस हुआ डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 एंड दिस इज B1 प्लस B2 टाइम्स T माइनस T नॉट, या इसको आप लिख सकते हो B टाइम्स T माइनस T नॉट विच इज वेयर B इज सम कांस्टेंट, राइट। नाउ दिस इज अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड, तो अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है, इसका जो लॉस लिखेंगे हम वो लिखेंगे ms माइनस dt बाई dt, क्योंकि डेल्टा U को मैं लिख रहा हूं, दिस इज हीट लॉस इन हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, राइट। सो दिस इज इक्वल टू B टाइम्स T minus T naught. Now further I can write this minus dt by dt as B upon ms T minus T naught, and this B upon ms can be taken as a constant k, right. So this is rate of change of temperature. The negative of rate of change of temperature is equal to k times T minus T naught is the Newton's law of cooling. Now let's see some examples in it. Suppose करो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर, this is an example on Newton's law of cooling. एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 10 मिनट्स में, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज T नॉट, राइट। तो फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। अब फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस कितने मिनट में होगा ये बताना है, कितने टाइम में होगा ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के T minus T naught, where T naught is the surrounding temperature. तो dt अपॉन T minus T naught को इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये आएगा माइनस के dt, और ये 0 से लेके 10 मिनट्स तक, 10 मिनट्स को मैं अभी T1 लिख रहा हूं, और ये आ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। ये हमको मिला ln ऑफ T minus T naught from 50 to 40 degree Celsius is equal to minus K into T1. So this is ln of 40 minus 25, that is 15, upon 50 minus 25, that is 25, is equal to minus K times T1, or from here I get K as minus 1 by T1 ln of 3 by 5, right. This is K for me. Now दूसरे डेटा के लिए यही लिमिट चेंज कर लेते हैं, ln of T minus T naught from 40 to 30 degree Celsius is equal to minus K times T2. यही T निकालना है हमको. Substitute the value of K here and 30 and 40 here. It's 30 minus 25 is 5, 40 minus 25 is 15 with minus sign is equal to minus 1 by T1 into ln of 3 by 5, right, into T2. We have to find T2. So this is
plus now. We get the value of ln as, we get the value of T2 as T1 ln of 3 upon ln of 5 by 3. Right? So this is how we find time, or this is 10 ln of 3 upon ln of 5 by 3 minutes. So इस तरीके से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में काम करते हैं. एक एवरेज निकाल के करने का भी तरीका होता है जो थोड़ा लेस प्रिसाइज है, पर आप एग्जाम्स में उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फॉर द फर्स्ट डेटा इट इज 50 प्लस 40, dt बाई dt करते हैं. 50 प्लस 40 इज 90, सो दिस इज 45 बाई 10 is equal to minus k times, this is the law, right? dt is 40 minus 50 upon 10 is equal to minus k. This t will be the average of these two, that is 45 minus T naught is 25. So k is equal to, this cancels out, ये पॉजिटिव साइन भी हो जाएगा. k is equal to 1 upon 15, sorry 1 upon 20, right? That is per minute. So we now know k. Now use the second data to find out the values. Its dt is again minus 10, that is 30 minus 40, d capital T. Time we don't know, so let's keep it like this only, t. This is equal to minus k, minus 1 by 20 into t, this t. This is average of these two, so it is 35 minus T naught is 25. So this is T is equal to 200 upon 10 minutes, or it is 20. So we are at the end of this chapter now. This is the mind map of this chapter. बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक आपको याद रहेगा कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपसे. ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर. एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं हर साल. ठीक है, अगर आप इसके साथ क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे. थ्योरी जरूर पढ़िए इसकी. ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स यूज करिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच. लेट्स मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय. कीप प्रैक्टिसिंग. गॉड ब्लेस यू.